मैं डॉक्टर हितांश कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र द्वितीय में वस्तु व सेवा कर जो है उसके अंतर्गत हम GST का वैधानिक ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ GST, इसके बारे में भारत में वस्तु व सेवा कर की पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड ऑफ GST इन इंडिया, इसके बारे में हम गत वीडियो में अध्ययन किया। और हमने बताया कि 2000 जो वर्ष 2002 उसके आधार पे प्रथम में GST के बारे में वर्ष 2000 में भारत के पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको लागू करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात वर्ष 2004, फरवरी 2005, फरवरी 2006, नवंबर 2006, फरवरी 2007, मई 2007, इस तरह से वर्षों में संशोधन होते हुए फरवरी 2008, वर्ष 2008-9 में इसको ए मॉडल एंड रोड मैप ऑफ GST इन इंडिया के हिसाब से लागू करने की बात की गई। जुलाई 2009 में फिर इसकी घोषणा की गई। नवंबर 2009 में फिर एक कमेटी बना दी गई और फरवरी 2010 में मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इन्हें लागू करने की बात की गई। मार्च 2011 में कांग्रेस सरकार जो केंद्र में संविधान 115 संशोधन बिल सदन में पेश किया और जुलाई 2012 में स्टैंडिंग कमेटी के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया, जिसका आक्षेप आर्टिकल 279B था, उस पर विचार विमर्श किया गया। नवंबर 2012 में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक सभा हुई और एक प्रस्ताव पास किया गया, जो अंतिम तिथि उसकी थी 31 दिसंबर 2012 तय की गई। फरवरी 2013 में वित्त मंत्री की घोषणा और उसमें कहा कि राज्यों को जो कोई नुकसान होगा अप्रत्यक्ष करों में, उसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा करें और उसमें जो संशोधन करने हैं वो कर लें। इस प्रकार से अगस्त 2013 में स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई थी उसकी अंतिम रिपोर्ट सदन में रखी गई और उसमें कुछ सुधार के साथ उसका अनुमोदन किया गया। अक्टूबर 2013 में गुजरात सरकार ने बिल का विरोध किया, बाकी कोई भी सरकार इसके विरोध में नहीं थी। मई 2014 में जो भारत के नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही संविधान संशोधन हेतु प्रस्तुत पुराना बिल सदन में पास नहीं हुआ। लेकिन दिसंबर 2014 में नए जो वित्त मंत्री थे भाजपा सरकार के, अरुण जेटली ने संविधान संशोधन बिल 2014 सदन में पेश किया गया और विपक्ष ने मांग रखी थी वो स्टैंडिंग कमेटी के विचार विमर्श हेतु उसको भेज दिया गया। फरवरी 2015 में अरुण जेटली ने बजट में घोषणा की कि 1 अप्रैल 2016 से वस्तु व सेवा कर लागू करना चाहती है, लेकिन वो नहीं हो पाया। मई 2015 में लोकसभा से विधान संशोधन बिल पास हो गया और अरुण जेटली ने इसे पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ते हुए शेष जो सेवा थी उसमें वस्तु व सेवा कर के बाहर करते हुए अन्य चीज़ों पे लागू करने की बात की। अगस्त 2015 में ये बिल राज्यसभा में पास हो गया और मार्च 2016 में जो कांग्रेस सरकार ने बात मान ली कि वस्तु व सेवा कर के जो दर है वो 18% से अधिक न लगाया जाए और उसे सरकार को भविष्य में अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो उस हिसाब से उसमें दरों में बढ़ोतरी या घटोतरी की जा सकती है। जून 2016 में इसका एक मॉडल तैयार किया गया। अगस्त 2016 में ये कांग्रेस की अगुवाई में ये विपक्ष के अंतः बिल है वो 4 संशोधनों के पास अपनी शायद भी राज्यसभा में पारित हो गया। सितंबर 2016 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल को अपनी सहमति प्रदान कर दी गई और वर्ष 2017 में 4 बिल पास होने के पश्चात निम्न 4 अधिनियम लागू हो गए और उसमें केंद्रीय वस्तु व सेवा कर हो गया, एकीकृत वस्तु व सेवा कर, संघ क्षेत्र वस्तु व सेवा कर और चौथा था वस्तु व सेवा कर राज्यों की क्षतिपूर्ति। राज्यों के अधिनियम के आधार पर इन 4 प्रकार के GST के अतिरिक्त अन्य प्रकार के, जिसको हमने इनको नाम दिया CGST, IGST और UTGST और लास्ट GST। GST के नियम की अधिसूचियाँ बनाई गई और उसके आधार पर जो क्षतिपूर्ति राज्यों की करने के लिए केंद्र सहमति दी गई। लेकिन अंततः 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया और 1 जुलाई
17 से लागू होने के बाद इस पे जो दरें थी निश्चित हुई और उस दरों के आधार पर जीएसटी का कलेक्शन किया जाता है। जीएसटी संविधान में संशोधन हुए और संशोधन होने के आधार पर संविधान के नए 3 आर्टिकलों को सम्मिलित करना पहला। दूसरा संशोधन था पुराने 10 आर्टिकलों में संशोधन। तीसरा था एक पुराना आर्टिकल हटाया गया। और चौथा पुरानी 2 अनुसूचियों में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया गया। इस प्रकार संविधान के 3 नए आर्टिकल्स का प्रवेश हुआ। उन 3 आर्टिकलों में जीएसटी संविधान लागू करने के लिए जो संविधान के 101वें संशोधन में 3 आर्टिकल सम्मिलित किए गए। संविधान के 101वें संशोधन में जो 3 आर्टिकल लागू किए वो इस प्रकार हैं। पहला आर्टिकल 246 ए। इस आर्टिकल का व्याख्यांश सब सेक्शन 2 के अनुसार संसद को वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अधिनियम बनाने का पूर्ण अधिकार है। इसमें क्या कहा आर्टिकल में कि संसद को वस्तु या सेवा कर के संबंध में अधिनियम बनाने का पूर्ण अधिकार है, तब जबकि वस्तु या सेवा या दोनों की पूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, अर्थात अंतर्राज्यीय हो। पहली बात व्याख्यांश 1 में अनुसार आर्टिकल 246 एवं 254 में कुछ भी प्रावधान होने पर भी केंद्रीय एवं उपरोक्त वाक्यांश 2 की सीमा में राज्य सरकारें संघ द्वारा निर्माण किए गए वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार रखती हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि आर्टिकल 279 के व्याख्यांश 5 के अनुसार केंद्रीय व राज्य सरकारों द्वारा जीएसटी हेतु बनाए गए अधिनियम उस दिनांक से लागू होंगे जो इस संबंध में गठित परिषद द्वारा तय की जाएगी। ये इसका स्पष्टीकरण है। दूसरा जो आर्टिकल था जिनका संविधान में प्रवेश किया गया था उसमें वो आर्टिकल 269 ए 269 ए। इस आर्टिकल के 5 व्याख्यांशों में निम्न प्रावधान किए गए हैं और वो प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, माल एवं सेवा के अंतर्राज्यीय पूर्ति पर भारत सरकार वस्तु एवं सेवा कर लगाएगी एवं ऐसे कर संग्रह को वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम में वर्णित विधि से राज्यों व संघ के मध्य बांटा जाएगा। जो संसद में अधिनियम बनाए गए हैं उसके आधार पर राज्यों एवं संघ के मध्य जो जीएसटी का हिस्सा है वो बांटा जाएगा। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस व्याख्यान के उद्देश्य से भारत की बाहरी सीमाओं में माल और सेवा का आयात वस्तु और सेवा की अंतर्राज्यीय पूर्ति माना जाएगा। इसमें दूसरा प्रावधान था कि उपरोक्त व्याख्यांश 1 जो हमने अभी बताया के अनुसार संग्रहित कर का जो भाग राज्यों में वितरित कर दिया जाएगा वह भारत के संगठित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भाग नहीं माना जाएगा। दूसरा के बाद जब हम इसके तीसरे प्रावधान की बात करते हैं वो भी उपरोक्त व्याख्यान जो वाक्यांश 1 है उसके अनुसार ही है और केंद्र द्वारा संग्रहित कर का जो भाग आर्टिकल 246 ए जिसे पहले हमने ये आर्टिकल 269 ए से पहले पढ़ा है, आर्टिकल 246 ए उसकी बात का है के अनुसार राज्यों को चुकाए जाने वाले कर में प्रयुक्त हो जाएगा और वह भारत की संगठित निधि का भाग नहीं माना जाएगा। चौथा जो प्रावधान है वो है उपरोक्त व्याख्यांश प्रथम की बात करते हैं उसके अनुसार राज्य द्वारा संग्रहित कर का जो भाग आर्टिकल 246 ए के अनुसार केंद्र को चुकाए जाने वाले कर में प्रयुक्त हो जाएगा वह भारत के संगठन निधि का भाग नहीं माना जाएगा, वो भी भाग नहीं माना जाएगा। और 5वां जो प्रावधान इसमें किया वो है कि संसद नियम बनाकर ऐसे सिद्धांत निर्धारित कर सकती है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि पूर्ति का स्थान कौन सा है और कब वस्तु या सेवा या दोनों की पूर्ति अंतर्राज्यीय पूर्ति मानी जाएगी। इस प्रकार से 5 प्रावधानों का इस आर्टिकल में 269 में प्रावधान किए गए।
इस सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं इस आर्टिकल के बारे में कि यह आर्टिकल प्रमुख रूप से बताता है कि वस्तु या सेवा, गुड्स एंड सर्विस अथवा दोनों के अंतर्राज्यीय पूर्ति होने पर केंद्र सरकार कर लगाएगी एवं जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र व राज्यों के मध्य उसका बंटवारा होगा। सीधा सीधा ये हुआ कि इस आर्टिकल के रूप में सीधी बात ये कही गई कि वस्तु या सेवा हो या दोनों की अंतर्राज्यीय पूर्ति होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य की जो माल आयात की पूर्ति होती है उसके आधार पर केंद्र सरकार कर लगाएगी एवं जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र व राज्यों के मध्य उसका बंटवारा होगा। यह आर्टिकल यह भी बताता है कि राज्य व केंद्र जीएसटी के संग्रहित कर को भारत की संगठन निधि में हस्तांतरित नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आपस में एक दूसरे को कर का भाग लौटाना है। यदि एक बार संग्रहित कर को भारत की संगठन निधि में हस्तांतरित कर देंगे तो फिर वहां से राशि लौटाने की प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाएगी। और तीसरा जो आर्टिकल इसमें लिया गया था, संविधान में जो 3 आर्टिकल हमने बताए थे प्रवेश किया, वो तीसरा आर्टिकल है 279A। यह आर्टिकल जीएसटी परिषद काउंसिल के बारे में है। इसमें 11 वाक्यांशों का वर्णन किया गया है जो निम्नानुसार है। पहला जो वाक्यांश है वह है संविधान का 101वां संशोधन जो 2016 में पारित होने की तिथि से 60 दिन के भीतर भारत के राष्ट्रपति एक परिषद का गठन करेंगे जिसे जीएसटी परिषद कहा जाएगा। जब हमारा संविधान का 101वां संशोधन था 2016 में जो पारित हुआ, उस तिथि से 60 दिन के भीतर भारत के राष्ट्रपति एक परिषद का गठन करेंगे, ये उसमें था। और जो परिषद का गठन करेंगे वो परिषद जीएसटी परिषद कहलाएगी। दूसरा, जीएसटी परिषद के निम्न सदस्य होंगे। एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जो चेयरपर्सन होंगे। दूसरा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस वो मेंबर होंगे। और तीसरा, द मिनिस्टर इन चार्जेज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय इच गवर्नमेंट वो मेंबर होंगे। इस तरह से 3 व्यक्ति इस जीएसटी परिषद के सदस्य, चाहे वो चेयरपर्सन और सदस्य, एक चेयरपर्सन 2 सदस्य होंगे। अब उपरोक्त वाक्यांश 2 हमने पढ़ा है कि भाग सी जो तीसरी बात थी, सी में वर्णित परिषद के सदस्य जितना शीघ्र हो सके अपने समूह के सदस्यों में से किसी एक को परिषद का वाइस चेयरपर्सन चुनेंगे और उसकी अवधि वह होगी जो ऐसे सदस्य तय करेंगे। और चौथा इसमें है जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों के अग्र बिंदुओं के संबंध में निम्न की सिफारिश करेगी। किन किन बिंदुओं की सिफारिश करेगी वो इसमें दे रखी है। पहला है, केंद्र व राज्य स्थानीय सत्ता द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी की दरें, प्रभार व अधिभार जो सरचार्जेज उसकी बात है अलग से लगाया जा सकता है और जीएसटी की दर में भी सम्मिलित हो सकता है। दूसरा, वे माल व सेवाएं जिन पर जीएसटी लगाना है या जिन्हें कर से मुक्त रखना है ये तय करेगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम का मॉडल एक उदाहरण के सिद्धांत आर्टिकल 269A के अनुसार केंद्र व राज्यों के मध्य कर का बंटवारा और उन सिद्धांतों के निर्धारण जिसके पूर्ति का स्थान तय किया जा सके। चौथा इसमें है माल व सेवा की आवर्त की अवसीमा तय करना जिसे कम आवर्त होने पर पूर्ण कर मुक्ति प्रदान की जा सके। और पांचवा इसमें है माल व सेवा कर की दरों का निर्धारण जिसके आधार पर दर या न्यूनतम कर दर व कर दरों के वर्ग को निर्धारण में सम्मिलित है। छठा उसके लिए है किसी प्राकृतिक विपदा या घोर विपत्ति के समय निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट कर की दरें निर्धारित करना। सातवां है 11 राज्यों जिसमें अरुणाचल, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आठवां है वस्तु या सेवा कर के मध्य में अन्य कोई भी माल जिसके संबंध में परिषद अपनी सिफारिश करना चाहे। और 9वां है अब तक परिषद की अनेक बैठकें हो चुकी हैं, इन बैठकों निर्णय के कारण उनके माल के विषयों के संबंध में दर व कम की गई इसके बारे में विवरण।
और उसके आगे जो मुख्य पांचवा बिंदु था, वस्तु एवं सेवा कर परिषद उस दिनांक की सिफारिश करेगी जिस दिनांक से खनिज, कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पीड, प्राकृतिक गैस एवं वायुयान के प्रयोग पर वस्तु व सेवा कर लगाया जाएगा। नंबर 6, इस आर्टिकल के अधीन अपने दायित्व का निर्वाह करते समय वस्तु व सेवा कर परिषद ये सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में वस्तु व सेवा कर के ढांचे एक रूपता लाई जा सके और राष्ट्र के स्तर पर वस्तु व सेवा कर बाजार के विकास में एक रूपता ला सके। परिषद की बैठक में यदि आधे सदस्य होंगे तो बैठक का कोरम पूरा हुआ माना जाएगा। 9वां था, इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद अपने कार्यों को निष्पादन करने की प्रक्रिया भी स्वयं निर्धारित करेगी। और इससे आगे 9 जो बिंदु और है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय उसकी बैठक के भारित मतों के 3/4 के पक्ष में आने के आधार पर लिया जाएगा, अर्थात किसी प्रस्ताव के पक्ष में आने वाले भारित मत उनके विपक्ष में आए भारित मतों के 3 गुना या अधिक हों तो भारित मत का निम्न प्रकार लगा सकते हैं हम, जैसे केंद्र सरकार के मत का भार कुल डाले गए मतों के 1/3 के बराबर होगा, सभी राज्य सरकारों द्वारा डाले गए मतों का कुल भार डाले गए मतों के 2/3 बराबर होगा। और 10वां इसमें है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का कोई भी कार्य अथवा प्रक्रिया जो है वो निम्न प्रकार किसी कारण से उत्पन्न हो तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा। जैसे पहला इसमें है, परिषद का कोई पद रिक्त हो जाने से या परिषद के गठन में कोई त्रुटि रह जाने से, परिषद के किसी सदस्य की नियुक्ति में त्रुटि रह जाने से, परिषद की प्रक्रिया में रही कोई अनियमितता जो कि प्रकटन की मेरिट विशेष प्रभावित न करे। और 11वां इसका जो बिंदु है वो है, परिषद ऐसा कोई तंत्र निर्धारित करे जो निम्न के मध्य के किसी भी विवाद का निस्तारा कर सके। पहला, भारत सरकार एवं कर या अधिक राज्य सरकारें, जहाँ एक और भारत सरकार एवं कुछ राज्य हों तथा दूसरी तरफ अन्य सरकारें हों, परिषद की सिफारिश या उनकी अनुपालना को लेकर 2 या अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जीएसटी का वैधानिक ढांचा था उसमें संविधान में 3 नए आर्टिकल्स का प्रवेश हुआ जिसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए और आर्टिकल 279 ए, जिसका विस्तार से पढ़ते हुए उनको समझा है और इसके बारे में सारी जानकारियाँ आपको दी गई। अब अगले जो वीडियो होगा उसी संविधान के 10 जो आर्टिकल में संशोधन हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।